बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर के साथ आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ेंगे। जिस तरह मैंने कल फिजिकल प्रॉपर्टी पे जो लेक्चर दिया था उसमें फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज का ट्रेंड हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था, और आज उसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम पढ़ेंगे। तो तीन बातें होंगी इसमें हमारे पास। पहले हम देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, फिर कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, और फिर इसी तरह से इसकी वेरिएशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, मतलब इसका क्या ट्रेंड है, ग्रुप में इसकी क्या वेरिएशन है, पीरियड में अलॉन्ग द पीरियड इसकी क्या वेरिएशन है, इन बातों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। अगर हम एक एटम को देखते हैं तो इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके शेल में इलेक्ट्रॉन है, और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आपके पास न्यूक्लियस है और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान में आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा या एनर्जी देना पड़ेगा। जब तक हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं देंगे, हम इस शेल से, इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर नहीं निकाल सकते। तो जितनी भी एनर्जी हमें चाहिए होगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। मतलब अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करना है तो इसको रिमूव करने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और जितनी भी एनर्जी की जरूरत पड़े उस एनर्जी को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं इस आयनाइजेशन एनर्जी को, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the valence shell electron from an isolated gaseous neutral atom to infinity। कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जो अमाउंट की एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कहां से करना है, वैलेंस शेल से, और इसके अलावा एटम आइसोलेटेड होना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रल आपके पास गैसियस एटम, न्यूट्रल गैसियस एटम। मतलब अगर आपके पास एटम्स हैं और आपके पास ये सॉलिड स्टेट में है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम हीट करेंगे, और हीट करने पर ही आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, थोड़े क्या हो जाएंगे, दूर दूर, मतलब आपके पास लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब भी हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे, फिर हम इसको मजीद क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब इसको हम मजीद हीट करेंगे तो आपके पास ये एटम बिल्कुल क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, बिल्कुल क्या हो जाएंगे, दूर दूर। अब ये आपके पास आ गया गैसियस स्टेट। ठीक है ना, ये आपके पास गैसियस स्टेट में आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि जो एटम अलग हो चुके हैं, गैसियस स्टेट में चला गया है, इसमें से हम एक एटम को आइसोलेट करेंगे, निकालेंगे, बिल्कुल अलग कर देंगे।
तो जैसे मैंने यहां पर लिखा कि ये मैंने अलग कर दिया, इन एटम में से ये मैंने अलग कर दिया एक एटम। अब मैं क्या करूंगा, मान लेते हैं कि ये इसका वैलेंस शेल है। अब मैंने क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए मुझे फर्दर एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे क्या करनी पड़ेगी, फर्दर एनर्जी देनी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से यहां से रिमूव हो जाए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आपके पास यहां से रिमूव हो जाएगा, तो जो एनर्जी मैंने यहां पर दी है, इस एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी को। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमने ये जो एनर्जी दी है, इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे, इसको भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जब हम इसको आइसोलेट करके बिल्कुल अलग करेंगे और उससे फिर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं, इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैंने यहां पर लफ्ज यूज किया था इस डिफिनेशन के अंदर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड बोलते हैं अलग थलग, बिल्कुल अलग हो चुका है, सारे एटमों से मैंने अलग कर दिया इसको, ठीक है ना। फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में है ये न्यूट्रल एटम, इसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। मान लेते हैं कि आपके पास ये कोई एटम है, ठीक है, एम, जो कि गैसियस स्टेट में है। हम क्या करते हैं, इसे एनर्जी देते हैं, और एनर्जी देकर हम इससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब इसमें ये वाली जो एनर्जी हमने दी है, ये आपके पास कौन सी एनर्जी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसकी दो यूनिट है आपके पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर अगर किलो जूल में देखते हैं तो फिर आपके पास क्या होगा, किलो जूल पर मोल होगा। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो जूल पर मोल इसकी यूनिट है आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये आपके पास आ गई आयनाइजेशन एनर्जी की डिफिनीशन, इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम इसके फैक्टर्स देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे ये आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी आई डिपेंड्स। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। सबसे पहले आपके पास है एटॉमिक साइज। हाँ, इससे पहले छोटी सी एक और बात कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक एटम है एम, हम क्या करते हैं, इसे आयनाइजेशन एनर्जी देकर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो एक चार्ज आएगा +1, ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इससे फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। अब आपके पास M+ पहले से बन चुका है, हम इसे और एनर्जी देंगे तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M+2, क्योंकि M+1 तो पहले था, अब एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो चुका है। इसी तरह से इससे भी अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये आपके पास क्या है, M+2 तो पहले से है, हम इसे फर्दर एनर्जी देंगे और ये आपके पास M+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे और निकलता है। अब चूंकि हमने ये पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, मतलब IE1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह से हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है तो इसको हम बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, IE2। इसी तरह से हमने तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दी है तो इसको हम बोलेंगे IE3, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो IE1, IE2, IE3। अब एक बात याद रखना, पहला जब इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं तो ये थोड़ा आसान होता है निकालना, मतलब आपके पास आप कोई भी एटम है उससे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालेंगे तो थोड़ा इजी होगा। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड इसके ऊपर ज्यादा होता है। थर्ड इलेक्ट्रॉन उससे भी निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड और भी ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास
थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है IE3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE1। ये आप याद रखेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, सेकंड निकालना मुश्किल है, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना उससे भी मुश्किल है। तो ये ट्रेंड आप याद रखिए। इसी तरह से फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला फैक्टर है आपके पास एटॉमिक साइज। साइज की हम बात करते हैं। अगर आपके पास एटम का साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है या ज्यादा है। इसी तरह से अगर आपके पास एटम का साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी। तो मैं दो आपके पास यहां पर एटम लिख के देता हूं। ये आपके पास एक एटम है, इसी तरह से ये आपके पास दूसरा एटम है, ये इसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो एटम है आपके पास लार्ज साइज का है और ये जो एटम है आपके पास स्मॉल साइज का है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे यहां पर इस केस में न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में फासला ज्यादा है, इसी तरह से यहां पर वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में फासला कम है। तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें पता है कि F इज इक्वल टू आपके पास K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि F और R आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डिस्टेंस जितना बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाएगा, इसका जो रिमूवल है वो इजी हो जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा है तो लिहाजा इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी हो तो इसलिए हम बोलेंगे कि हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम मेहनत से कम एनर्जी से हम इसको निकाल सकते हैं। रिमूवल अगर इजी है तो आपके पास क्या होगी, लो आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसी तरह से अगर हम स्मॉल साइज की बात करते हैं तो अब इस केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में R की वैल्यू कम हो रही है। जब R कम हो जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, मतलब इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड बढ़ेगा, तो इसका निकलना यहां से मुश्किल होगा। रिमूवल इज डिफिकल्ट, मुश्किल से निकाल पाएंगे। जब इसका रिमूवल डिफिकल्ट है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसका मतलब ये होगा हाई आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आपके पास साइज ऑफ एटम स्मॉल है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर आपके पास साइज ऑफ एटम बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। आप इस इक्वेशन से इसको देख सकते हैं। तो यहां से हमें ये पता चला कि आपके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना साइज बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जितना साइज छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फासला कम हो जाएगा। जब फासला कम हो तो न्यूक्लियस उसको स्ट्रांगली होल्ड करेगा, इसका रिमूवल मुश्किल हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। इसी तरह से यहां पर फासला ज्यादा है, रिमूवल इसका इजी है, तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी हमें कम लगानी पड़ेगी। तो ये था आपके पास पहला फैक्टर जो कि आपके पास साइज से रिलेटेड था। नेक्स्ट है आपके पास न्यूक्लियर चार्ज। ये फर्स्ट फैक्टर आ गया। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर जिस पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है वो आपके पास क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज। अब दो बातें हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो सकता है या फिर न्यूक्लियर चार्ज कम हो सकता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी होगी, और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हो तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो मैं यहां पर दो लिख लेता हूं एटम्स। ये आपके पास न्यूक्लियर चार्ज है, इसी तरह से यहां पर आपके पास ये न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना।
यहां इस केस में देखा जाए तो आपके पास क्या है, लो न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम है, और आपके हाई न्यूक्लियर चार्ज या ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, और इस केस में आपके पास लेस न्यूक्लियर चार्ज कम है। अब यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इधर भी इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो जाहिर बात है यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इसको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। यहां पर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इसकी अट्रैक्शन कम होगी, यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा है तो यहां पर चूंकि ज्यादा अट्रैक्शन है तो इसका रिमूवल मुश्किल हो जाएगा। मतलब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि रिमूवल इज डिफिकल्ट। तो जब रिमूवल डिफिकल्ट है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, हम बोलेंगे हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब इस केस में अगर हम देखें तो न्यूक्लियर चार्ज कम है तो होल्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाएगा, तो इसका रिमूवल क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अगर रिमूवल आपके पास इजी है तो आपके पास लेस आयनाइजेशन एनर्जी होगी, कम एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के। तो यहां से हमें ये पता चला कि आपके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हो तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास थर्ड फैक्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनटू वेरियस शेल एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू अफबो प्रिंसिपल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। मतलब सिंपली बात अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द शेल के अंदर अरेंज करना अफबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो तीन चीजें यहां पर हमें देखना पड़ेंगे। एक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो आपके पास क्या हो सकता है, फुली फिल्ड, ठीक है। इसी तरह से फिर आपके पास हाफ फिल्ड, इसी तरह से फिर आपके पास पार्शियली फिल्ड। मतलब कोई सब शेल या ऑर्बिटल आपके पास फुली फिल्ड हो सकते हैं, सब शेल, या फिर आपके पास हाफ फिल्ड हो सकते हैं, या फिर आपके पास पार्शियली फिल्ड हो सकते हैं। तो याद रखिएगा ये जो आपके पास हाफ फिल्ड है और फुली फिल्ड है, ये आपके पास क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है ना, और ये आपके पास क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, याद रखिएगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। ठीक है, इस केस में क्या होगा, हमें कम एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि ऑलरेडी अनस्टेबल है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी। तो हमें इस केस में लो एनर्जी लगेगी, लो आयनाइजेशन एनर्जी, और इस केस में फिर हाई आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब अगर हम यहां पर भी बात करें तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इससे है, फिर इसके बाद इससे, और सबसे कम एनर्जी इसमें लगेगी। फुली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन का निकालना सबसे मुश्किल है, उसके बाद हाफ फिल्ड, और सबसे आपके पास आसान है निकालना इलेक्ट्रॉन, वो आपके पास पार्शियली फिल्ड है। अब यहां पर दो बातें हैं कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या सब शेल्स क्यों स्टेबल होते हैं, तो इसकी दो रीजन सिर्फ याद रखिएगा, इस
पे डिस्कस फिर किसी और टाइम में करेंगे, किसी और लेक्चर में करेंगे। जो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, सिमेट्री की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, एक रीजन। सेकंड, आपके पास इनकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, हाई एक्सचेंज एनर्जी। इनकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है, जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो फुली फिल्ड की एक्सचेंज एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर हाफ फिल्ड की, और सबसे कम किसकी है, पार्शियली फिल्ड की। तो लिहाजा इन दो रीजंस की वजह से फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, जबकि ये आपके पास क्या है, अनस्टेबल है। तो इसी तरह से हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जहां पर ये सिचुएशन आ जाए तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई होगी, जबकि इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है। अब हम इसके बाद वेरिएशंस देखते हैं कि क्या ट्रेंड है पीरियड में, क्या ट्रेंड है ग्रुप में। जो हमारे लेक्चर का थर्ड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो है वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। तो याद रखना, वेरिएशन जब हम देखते हैं तो हम ग्रुप में देखते हैं और पीरियड में देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे along द पीरियड। पीरियड में हम इसकी वेरिएशन देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट, पीरियड से मुराद लेफ्ट टू राइट, इसकी क्या वेरिएशन, ठीक है, कैसे वेरी करती है आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप लोग देख सकते हैं, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, जनरली आयनाइजेशन एनर्जी increases from left to right in a period। क्यों? Because of increase in न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो इट्स मीन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा फिर आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, जो कि हम थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर इसी तरह से हम देखेंगे, पहले पीरियड में आपके पास हाइड्रोजन है और हीलियम है। तो हीलियम का साइज चूंकि सबसे छोटा है और सबसे टॉप लेफ्ट पे राइट पे है, तो इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, मतलब पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की। इसी तरह से अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो यहां पर आपके पास सबसे राइट लेफ्ट मोस्ट पे, सबसे बॉटम पे आपके पास सीजियम आता है। फ्रांसियम भी नीचे आता है, फ्रांशियम, लेकिन वो रेडिएक्टिव है, इसलिए सबसे लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में सीजियम की होती है। तो हमने ये कल भी देखा था कि अगर हम साइज की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती है, ठीक है ना। ये साइज का ट्रेंड था। अब जब साइज छोटा होता है तो साइज और आयनाइजेशन एनर्जी की क्या रिलेशन है? अगर साइज डिक्रीज हो जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये जनरल बात है। इसी तरह से अगर हम टॉप टू बॉटम बात करते हैं तो साइज बढ़ता था, तो अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो हम बोलेंगे जनरली आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का फासला बढ़ेगा, तो इसका रिमूवल इजी हो जाएगा। तो इसलिए ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट पीरियड में इंक्रीज हो जाती है जनरली। लेकिन अभी हम थर्ड जो हमने पॉइंट पढ़ा था उसके रिस्पेक्ट में पीरियड में देखेंगे, कुछ यहां पर उल्टा काम भी हो सकता है, तो वो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन का क्या इफेक्ट है। तो ये बात तो याद रखिएगा कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस, ठीक है ना। लेकिन अभी हम कुछ स्पेशल देखेंगे, जैसे कि मैं पीरियड 2 की बात करूं तो पीरियड 2 में आपके पास लिथियम एटॉमिक नंबर जिसका 3 है, उसके बाद फिर आपके पास बेरिलियम है, ठीक है ना। बेरिलियम के बाद आपके पास बोरान है, बोरान के बाद कार्बन है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है, और फ्लोरीन के बाद नियान है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो ये आपके पास सेकंड पीरियड के मेंबर्स हैं, ठीक है ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। अब ये लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और दूसरी बात, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाए तो अभी हमने देखा था तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी इसकी वजह से। लेकिन अगर हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की रिस्पेक्ट में देखें तो यहां पर कुछ और भी हो सकता है। अगर लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करें तो क्या होगा, आपके पास 1s2 और आपके पास 2s1, ठीक है। इसी तरह से आपके पास बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 और आपके पास 2s2। इसी तरह से बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p1। इसी तरह से कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 और आपके पास 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपके पास 1s2 2s2 और आपके पास 2p3 आ जाएगा। इसी तरह से हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 और आपके पास 2p4, तो 4 4 8 हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन फ्लोरीन की करेंगे तो 2p5 आ जाएगा, नियान की करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2p6 आ जाएगा। तो यहां हम इसको देख लेते हैं। अब यहां पर देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को जरा। अगर आप बेरिलियम को देखें, ठीक है, बेरिलियम, तो बेरिलियम का केस अगर आप लोग चेक करें तो इसमें आपके पास ये जो ऑर्बिटल है 2s2, ये आपके पास क्या है, फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको देखते हैं नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन की केस में अगर आप देखें तो जो आपके पास p ऑर्बिटल है वो आपके पास क्या है, हाफ फिल्ड, हाफ फील्ड, मतलब आपके पास हाफ फील्ड। और इससे क्या मुराद है, अगर आप लोग देखें तो अगर आपके पास एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये फुल है, पी में अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये फील्ड है, इसी तरह से आपके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये फील्ड है, इसी तरह से आपके पास एफ में अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो ये फील्ड है। इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी आएगा वो स्टेबल होगा। फिर हाफ फील्ड की बात करते हैं तो पी में 6 का हाफ 3 होता है तो ये आपके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। इसी तरह से डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फील्ड है। इसी तरह से अगर एफ में 7 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड है। तो इसके बाद ये भी स्टेबल होगा। लेकिन अगर मैं P4 की बात करूं, P2 की बात करूं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, या D4 की बात करूं या 6 की बात करूं, इसी तरह से F8 की बात करूं, तो ये वाली जो सिचुएशन है अदर देन हाफ फील्ड और फुल फील्ड, इसको हम पार्शियली फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना, पार्शियली फील्ड। और ये अनस्टेबल होते हैं, इससे पहले हम बात कर चुके हैं। अब यहां पर देखिए P में वैसे 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं लेकिन इसमें कितने हैं, 3, तो 6 का हाफ क्या होता है, 3, तो इसका मतलब ये क्या है, हाफ फील्ड। ये क्या है आपके पास, हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्टेबल। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह से यहां पर देखिए फुली फील्ड है, और फुली फील्ड ऑर्बिटल भी आपके पास क्या होते हैं, स्टेबल।
अब जब स्टेबल है तो आपके पास क्या होगी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये दो केसेस में इनकी आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई होगी। हम क्या एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है तो हमने कहा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। इसलिए जो आपके पास नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी से, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। सॉरी, ये जो आपके पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी जिसके अकॉर्डिंग आपके पास ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए थी, लेकिन किसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। जब नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी हाई है इट्स मीन क्यों हाई है, यहाँ पर हाफ फिल ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये उलट हो जाता है, बजाय ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने की नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। इस तरह से किस वजह से, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सेम केस यहाँ पर है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पास जो बोरान है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि ये लेफ्ट साइड राइट साइड पे आता है, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन इस केस में भी बेरिलियम की ज्यादा है, उलट हो जाता है यहाँ पर। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, पीरियड में जब हम देखेंगे तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। अगर तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पार्शियली फिल्ड है तो जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज की बात है वो ठीक होगी, जो जनरल बात है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को चेक करना पड़ेगा, कहीं पर आपके पास हाफ फिल्ड तो नहीं आ रहा, कहीं पर आपके पास फुली फिल्ड तो नहीं आ रहा। अगर आपके पास हाफ फिल्ड आएगा तो यहाँ पर ये केस उलट हो जाएगा, बाकी उसी तरह से रहेगा। यहाँ पर बजाय ऑक्सीजन की ज्यादा होने की नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, इसी तरह से यहाँ पर भी रिवर्स हो जाएगा, तो बाकी इसी तरह से चलेगा। इसी तरह से आप थर्ड पीरियड में देख सकते हैं, वहां पर भी ये केसेस आपको मिलेंगे और यही काम आपको चेक करना पड़ेगा। और ग्रुप में आपके पास क्योंकि साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी बातें हैं इंशाल्लाह ताला, जो हम स्पेशल क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, वरना ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है कि आप जो भी आप हमने पढ़ाया है ये आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और फिर मुझे सेंड करेंगे। तो इसमें सिर्फ ये देखना है कि हमने इंट्रोडक्शन कर लिया आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कि भाई आपके पास वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। फिर हमने इसके फैक्टर्स देखे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पे असरअंदाज होते हैं। तो पहले हमने एटॉमिक साइज देखा था जिसकी इसके साथ इनवर्स रिलेशन थी। फिर हमने उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज देखा कि भाई न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का फैक्टर देखा कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की केस में एक्सेप्शनली हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी। और फिर लास्ट में हमने वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल देखा कि जनरली लेफ्ट टू राइट आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। लेकिन इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि आपके पास स्टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड जहां कहीं पर भी आए तो वहां पर उनकी आयनाइजेशन एनर्जी रिवर्स हो जाएगी, एक्सेप्शनली हाई हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।